तो आज हम लोग देखेंगे त्रिकोणमितीय सरसंख्या के बारे में, और इसके बारे में हम लोग देखेंगे जो त्रिकोणमितीय सरसंख्या होता है उसका डेरिवेशन कैसे होता है, और इस त्रिकोणमितीय सरसंख्या को देखेंगे कि बोर्ड के एग्जाम में कैसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस और कहाँ कहाँ से आते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि त्रिकोणमितीय सरसंख्या आखिर में होता कितना है। तो देखिए त्रिकोणमितीय सरसंख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। त्रिकोणमितीय सरसंख्या कितने होते हैं, 3 होते हैं। देखो जी इधर देखो, त्रिकोणमितीय सरसंख्या कितने होते हैं, 3। कितने, 3। त्रिकोणमितीय सरसंख्या कुल मिलाकर 3 होते हैं। और होते कौन कौन है, इन्हीं चीजों का डेरिवेशन करना है। फिलहाल हम बता देते हैं आपको होते कौन है और उन सब चीजों को देखेंगे कैसे निकलते हैं। फिलहाल 3 होते हैं। फर्स्ट आपका होता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है जी, 1। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा, अगर इसका अनुपात अगर निकाल करके आप देखिएगा और उनको जोड़िएगा तो उसका मान हमेशा क्या आएगा, 1। यही कहता है उसका सरसंख्या यानी कि त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी। और दूसरा क्या होता है, दूसरा आपका ये होता है कि अगर सेक स्क्वायर थीटा है, सेक स्क्वायर थीटा वो अकेला किसके बराबर है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा के। और तीसरा अगर देखते हैं तो तीसरा का क्या होता है, तीसरा का आपका होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा वो आपका किसके बराबर होता है जी, कॉट स्क्वायर थीटा की, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा की। इन्हीं चीजों का हम लोग देखेंगे कि डेरिवेशन कैसे होता है, यानी कि ये निकलते कैसे हैं। यही 3 है त्रिकोणमितीय आइडेंटिटी यानी कि सरसंख्या, बस ये 3 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। भले इससे और बनेंगे उसकी अलग बात है, लेकिन कितने होते हैं, 3। कितने होते हैं, 3। और इसी का हम लोग देखेंगे कैसे। एक हम बता देंगे तो आप पूरी तरह से सभी को आसानी से निकल जाएंगे। इतना सिंपल होता है कि निकालना बहुत आसान होता है। निकाल लोगे ना जी, हाँ हम बताएंगे आपको, निकाल लीजिएगा एकदम आसानी से। तो पहले हम लोग देख लेते हैं इसका त्रिकोणमितीय सरसंख्या, देखते हैं कैसे डेरिवेशन इसका होता है। आपको पता होगा कि त्रिकोणमितीय यानी कि त्रिकोणमिति में किस त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है बताओ, हाँ समकोण, किसका, समकोण त्रिभुज का। हमेशा उसी त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, उसके अलावा और किसी भी त्रिभुज का अध्ययन नहीं किया जाता है। हमेशा किसका अध्ययन किया जाता है, समकोण त्रिभुज का, समकोण त्रिभुज का अध्ययन करते हैं, ठीक है, समकोण त्रिभुज का। अब इस सरसंख्या में हम किस त्रिभुज का यूज करेंगे, समकोण त्रिभुज का। तो पहले के लिए हम बना लेते हैं सर समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं पता है ना, किसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण समकोण यानी कि 90 डिग्री हो और बाकी दोनों कोण कैसे हो, न्यून कोण हो, वही क्या कहलाता है, हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। इसका नाम दे देते हैं, मान लो एबीसी है, क्या है, एबीसी है। ये कौन सा त्रिभुज हो गया, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री है तो समकोण त्रिभुज हो गया है। तो अब देख लेते हैं। और तुम लोगों को पता होगा कि समकोण जो त्रिभुज होता है उसमें किसकी थ्योरम लागू होती है, किसकी प्रमेय लागू होती है, पाइथागोरस की, किसकी, पाइथागोरस की। और पाइथागोरस की प्रमेय कहती क्या है जी, पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है जो बड़की वाली भुजा है, कौन वाली, बड़की वाली भुजा, वो शेष दोनों छोटी वाली भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होती है। किसके बराबर होती है, शेष दोनों भुजाओं के योग के बराबर। और पाइथागोरस का प्रमेय कोई ऐसा बच्चा नहीं जो एक बार सुन ले वो भूल सकता है। जो कर्ण होता है, कर्ण सुने हो ना, महाभारत में कर्ण कौन था, एक बहुत बड़ा योद्धा था, कौन था। इसको हम सॉल्व करते हैं कैसे, पाइथागोरस की प्रमेय से। लिखते जाना सभी साथ, पाइथागोरस की प्रमेय से डेरिवेशन चल रहा है इसका। अब पाइथागोरस के प्रमेय से अगर हम देखें तो पाइथागोरस का प्रमेय वह क्या कहता है कि कर्ण का वर्ग, और कर्ण कौन होती है, जो समकोण के सामने वाली भुजा वो हमारी क्या होती है जी, कर्ण। यह योद्धा है, सबसे बड़ी वाली भुजा है, महाभारत में सबसे बड़ा योद्धा कर्ण ही था। और उसके बाद कोई भी लंब और आधार ले लो। फिलहाल जो कोण दिया रहता है उसके सामने वाली हम क्या लेते हैं, लंब लेते हैं। अब यहाँ पर कोण का कोई डिस्कस है नहीं, कोई भी लंब ले लो, कोई भी आधार ले लो। अगर ये कोण लेते हो तो इसके सामने वाला लंब ले लेना, इसको लिए हो तो इसके सामने ले लो, आधार इसको ले लेंगे, ठीक है। ये कर्ण, लंब और आधार हो गए। तो पाइथागोरस की प्रमेय ये कहती है कि जो कर्ण का वर्ग होता है, क्या, कर्ण का वर्ग, कर्ण का वर्ग वो लंब का वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होती है जी, इसके योग के बराबर होती है। तो अब कर्ण वाली भुजा का मान कितना है जी, इसमें कर्ण वाली भुजा यही तो है, एसीए तो है ना, सबसे बड़ी वाली भुजा वही कर्ण होती है, तो एसीए है। तो एसी लिख दो, यहाँ पर एसी लिख दिया, यानी कि एसी का वर्ग इज इक्वल टू लंब, लंब तो किसी के लिए है, लंब ए भी लिए हैं तो ए भी लिख दो, यानी कि ए बी का वर्ग प्लस आधार किसको लिए है जी, बीसी, तो बीसी लिख दो, बीसी का वर्ग। है कि नहीं, समझ में आ रहा है, हाँ समझ में आ रहा है तो बढ़िया, यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखो जी हमको क्या फाइंड करना है, सरसमीका, त्रिकोणमितीय सरसमीका। हमने बताया 3, तो तीनों निकालेंगे पारी पारा, ठीक है। तो पहले यहाँ पर एक काम कर दो,
इसकी कितनी भुजाएं हैं समकोण त्रिभुज में? 3, एगो कोण है, एगो लंब है और एक आधार है। तो अब तुमको ये जो भुजा मिली है ना, इसमें पारी पारा भाग दे दो। एक बार कोण से सभी भाग दे दो नीचे, और दूसरा का बार क्या कर देना, लंब से भाग दे देना, तीसरा का बार आधार से। एक जब कोण से भाग दोगे तो पहली वाली सरसंख्या, और आधार से भाग दे दोगे दूसर की, लंब से भाग दे दोगे तीसर की, ऐसे मिल जाएगी तुमको सरसंख्या। ठीक है, यही तीनों सरसंख्या। तो पहले हम भाग लेते हैं, कोण से भाग दे देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, कोण से भाग दे देते हैं। अब दोनों पक्षों में कोण से भाग देने पर, ठीक है जी, कोण से भाग देने पर देखो हम कोण से भाग देते हैं। फिलहाल अगर इसको आप नहीं लिखना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसमें पहले भाग दे देते हैं, उसके बाद हम इसको लिख देंगे ताकि आप लोगों को समझ में आएगा। नहीं तो ऐसे कहेंगे कि अरे क्या पढ़ा दिया रे तू, है ऐसे कहेगा कि नहीं समझ, हाँ ऐसे ही कहेगा। यहाँ पर पहले हम कोण के ही यहाँ भाग देते हैं, क्योंकि कोण से भाग देते हैं, कोण के यहाँ भाग देते थे। कोण का वर्ग यही लिखे थे, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यही था ना जी। अब हम भाग किससे दे रहे हैं, तो कोण से, कोण के वर्ग से, सॉरी दोनों पक्षों में कोण के वर्ग से भाग देने पर। ठीक है, कोण के वर्ग से भाग देने पर, कोण का वर्ग से भाग दे दो, भाग दे दिया, एक बराबर नहीं लिखना ना जी, इसमें भाग दे दो, कोण का वर्ग से इसमें भाग दे दो, और इसमें भी भाग दे दो। ठीक है, कोण के वर्ग से इसमें भी भाग दे दो, समझ में आ रहा है? हाँ, तो कोण, अब देखो कोण के वर्ग से कोण का वर्ग क्या हो जाएगा जी, कैंसल, कट जाएगा कि नहीं, कट जाएगा। कोण कोण गया, महाभारत छोड़ दिया, मार दिया अर्जुन। और लंब बटा कोण, और लंब बटा कोण किसका फार्मूला होता है जी, बताओ जल्दी, धनाधन सोच करके बताओ। हाँ वेरी गुड, साइन का होता है, किसका, साइन, यानी कि साइन थीटा। अगर मान लो हम इसको थीटा लेते हैं इस वाले कोण को, तो ये साइन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा का वर्ग प्लस आधार बटा कोण किसका होता है, कॉस, वेरी गुड, कॉस थीटा का वर्ग, ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वर्ग। इसको मिटा देते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है फिलहाल, वैसे ही समझो, आसानी से समझ में आ जाएगा। वैसे लिखे होते तो वहां पर भुजा का वर्ग कर दी होती, तब भी कोई बात नहीं रही होती। तो यहाँ से आपका क्या निकला है जी, यही था, देखो पहला हमने यही लिखा था, क्या निकला है, साइन स्क्वायर थीटा, इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये पहली आपकी सरसंख्या मिल गई कि नहीं, पहली सरसंख्या मिल गई, यही इसी को बोलते हैं पहली सरसंख्या। कितना कठिन था, कठिन था क्या, नहीं कठिन था, नहीं बहुत आसान था। एक बार कोण से भाग दिया, दूसरा का बार लंब से भाग दे दो, तीसरा का बार आधार से भाग दे दो, निकल जाएगा। यही सरसंख्या होता है और कुछ नहीं होता है, बस यही सरसंख्या है। ठीक है, तो अब देखो यही से क्या करते हैं, सब निकालते हैं, इसी को बना देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 निकला है, तो इसी को लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, उसको कहते हैं दूसर की सरसंख्या। और तीसर की क्या कर देंगे, कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर, तीसर की सरसंख्या। अरे बकलोल है क्या रे तू, एक तो सरसंख्या होता है ना, इसी को कई तरीके से लिख रहा है, उसका ही थोड़ा मतलब कई सरसंख्या बन गया, एक ही तो है ना। ये पहला सरसंख्या निकला, किसका निकला, पहला सरसंख्या निकला। अब हम लोग देखेंगे दूसर का सरसंख्या, इसको जल्दी से नोट कर लो तुम लोग। अब दूसर का सरसंख्या देखेंगे, नोट क्या करना है, स्क्रीनशॉट मार लेना और तुम लोग जाकर के घर पर देख लेना। ठीक है, वीडियो घर पर पहुंच जाएगी, उसको देख लेना। अरे यार इसको पूरा मिटा दिए, फिर से बनाना पड़ेगा। फिलहाल मिटा देते हैं, जल्दी जल्दी बता देते हैं, सभी समझ लो जी। अपने से लिखने का तरीका सीखो, एक बार व्हाइट बोर्ड पर देखो, दूसरी बार ऐसा ना देखने का वो ना आए, नौबत ना आए, ऐसा समझो। ठीक है, दिमाग में ऐसे बैठाओ, दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। थीटा माने थे, ये आपका क्या था जी, कोण था, ये आपका क्या था जी, आधार, और ये आपका क्या था जी, लंब। अब दूसरका का डेरिवेशन देखना है, अब दूसरका हम करेंगे, तीसरका आप लोग करिएगा। ठीक है, और इसमें देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। दूसरका हम लोग देख लेते हैं डेरिवेशन क्या होता है, इधर देखते हैं सेकेंड वाला डेरिवेशन। पाइथागोरस के प्रमेय से चलिए, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस का प्रमेय कहता है कि जो कोण का वर्ग होता है, जो कोण का वर्ग होता है वो लंब और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। पहले वाले में हमने किसका भाग दिया था, कोण, दूसरे के वाले में लंब, तीसरे के वाले में आधार। अब इसमें किसका भाग दे देते हैं, हाँ दोनों पक्षों में लिख लेना आप लोग, दोनों पक्षों में लंब का भाग, लंब का वर्ग का भाग देंगे, किसका, लंब के वर्ग का भाग दे देंगे। अब लंब के वर्ग का आप भाग दे दीजिएगा, तो अब यहाँ पर आप देखिए क्या निकलेगा, कोण का वर्ग, अब भाग दे दीजिए लंब का वर्ग बटा में लंब का वर्ग इज इक्वल टू लंब का वर्ग अपान में लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग अपान में लंब का वर्ग।
आधार का वर्ग अपान में लंब का वर्ग। ठीक है, समझ में आया इतना। अब यहाँ फार्मूला बताइए, धनाधन कर्ण बटा लंब किसका फार्मूला होता है? अब इतना नहीं समझ में आ रहा है जी, कर्ण का वर्ग और अपान लंब का वर्ग है। अरे जी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखो कर्ण बटा लंब इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि ये जो कर्ण का वर्ग है और लंब का वर्ग है, इसको हम अकेले ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब का पूरे का वर्ग। क्या लिख सकते हैं इसको? देखो ऐसे लिख सकते हैं, कर्ण बटा लंब पूरे का वर्ग इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं लंब बटा लंब। इसको काट देते हैं, कटिए देते हैं, इसको क्या लिखने की जरूरत है? 1 लिख देते हैं बचा, प्लस उसको लिख सकते हैं आधार बटा पूरे में लंब का वर्ग। समझ में आया जी? अब देखिए कर्ण बटा लंब किसका होता है फार्मूला? जल्दी बताइए। किसका? कॉसेक। बहुत बढ़िया, कॉसेक किसका होता है? कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट लिख देते हैं, का पूरा लिखने की जरूरत है। 1 प्लस और आधार बटा लंब कॉट, किसका होता है? कॉट। ये आपका निकला सेकेंड सर्सन का। कौन सा निकला जी? सेकेंड। अगर यहाँ पर आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान देगा और कुछ देगा कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालो, तो कॉसेक स्क्वायर दिया है तो उसको पक्षांतर करके आप तो निकाल लेंगे। आसान है कि नहीं? इसके क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस क्वेश्चन कई तरीके पूछे जाते हैं, भी बताएंगे आप, अगर उसके नियम को पालन करते हैं ना, इसको क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एक बात पता है, इसको कुछ सीबीएसई बोर्ड वाले का बोलते हैं लंब बटा कर्ण। फिलहाल तो हम लोगों के लिए आसान है ना, छोटा छोटा है, और सीबीएसई वाले क्या कहेंगे? कर्ण को क्या बोलेंगे पता है तुम लोगों को? नहीं, देखो लंब को बोलेंगे परपेंडिकुलर, बेस, फिर उसके बाद हाइपोटेनियस। ठीक है, इसको बोलेंगे अब हाइपोटेनियस। अब हिंदी बोर्ड वाला क्या कहेगा? हाइपोटेनियस बोलेगा कि कर्ण बोलेगा? कर्ण तो आसान हो जाता है, सीबीएसई बोर्ड वाले हाइपोक्लोल उतने बड़े बड़े बोलते रहते हैं अक्षरों को, उससे बढ़िया। और हम लोगों का क्या है, हम लोग साइन भी यूज करते हैं, हम लोग इंग्लिश में साइन यूज कर लेते हैं, और वो लोग तो इंग्लिश वाले इंग्लिश में साइन यूज करते हैं, और हम लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स कर देते हैं। देखो साइन यूज करेंगे, फिलहाल साइन का क्या होता है हिंदी? क्या होता है जी? ज्या। क्या होता है? ज्या। अब बताइए, ज्या आप हम लोग लिखते तब ना कोई बात रहती कि हम लोग हिंदी मीडियम के हिंदी में लिख रहे हैं। अब हम लोग हिंदी मीडियम के फिलहाल तब भी इंग्लिश में ही लिख रहे हैं, साइन थीटा ज्या थीटा तो लिखते नहीं है, और इंग्लिश वाले साइन लिखेंगे, फिर उसके बाद और साइन लिख करके हम फार्मूला क्या लिखते हैं? लंब बटा कर्ण। वो लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस। अब परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनियस और हम लोग लंब बटा कर्ण। इंग्लिश का हिंदी और वो लोग क्या करते हैं? इंग्लिश का इंग्लिश। अब हम ही लोग ठीक है, इंग्लिश का भी यूज कर लेते हैं, हिंदी का भी, जो आसान पड़ा आसान यूज कर लिए, और वो सब है कठिन रहे आसान, पूरा मारे रहेंगे धड़ाधड़ी में रट्टा पट्टा। ठीक है, तो समझो इसीलिए हिंदी बोर्ड वाले सही हैं, हिंदी बोर्ड वाले आसान बना देते हैं, इंग्लिश और हिंदी जब रूपांतर कर देते हैं, जो कठिन होता है चालाक उसको कर देते हैं आसान। तो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यही सेकेंड था, क्या था? सेकेंड। ये था आपका सेकेंड। अब इसी प्रकार थर्ड निकालने के लिए आप क्या करिएगा, यहाँ पर जहाँ हम लंब का भाग दिए थे वहीं पर आप आधार का वर्ग का भाग दे दीजिएगा, वहां से आपका तीसरा सरसंख्या निकल जाएगा। तो 3 को सरसंख्या बन जाएंगी, तीनों सरसंख्या क्या बनेंगी हम एक जगह लिख देते हैं। आप यही तीनों बस याद रखिएगा, इस तीनों से जितने बनेंगे सब आप लोग वहां से बना ही सकते हैं। अगर tan का बात किया रहेगा तो सेकेंड सरसंख्या में जाना रहेगा, साइन का बात करना रहेगा तो फर्स्ट सरसंख्या में जाना रहेगा। तो तीनों सरसंख्या क्या है? पहला है आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा क्या है? सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं हम दूसरे तरीके से, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 लिख सकते हैं ना। इसको इधर लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा कि नहीं जी? हो जाएगा। तीसरा आपका रहता है कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, है कि नहीं? सही है। कॉट स्क्वायर इधर लेकर आएंगे तो माइनस, ये 10 को लिखने की जरूरत नहीं, बस तीनों में याद रखिएगा धड़ाधड़। अभी तीनों आप तो आसानी से याद कर सकते हैं जी। इसको याद करने में क्या है? 3 को बस 3 नहीं बोलिए, याद हो जाएगा आपका। ये कैसे याद होगा? अरे भैया साइन और कॉस है, इन दोनों का योग क्या है? 1। साइन और कॉस, साइन के बाद हमने बताया था सीरियल नंबर ऐसे याद करें, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक। तो साइन और कॉस 1, साइन और कॉस वाला बस याद कर लीजिए 1। दूसरा का क्या है? सेक के बाद क्या है? टैन है। सेक के बाद टैन है, बस सेक और टैन, ये तो अपने आप याद रहेगा। फर्स्ट के बाद सेकेंड है तो उसका 1 योग, और फिर उसके बाद सेक टैन, बस इसका याद करिए तो धड़ाधड़ याद हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, यहाँ सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा है। इसी प्रकार यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा कॉट स्क्वायर थीटा है। अरे इसको याद करने की जरूरत नहीं थी, जितने क्वेश्चन सॉल्व करो उतने आसानी से याद हो जाएंगे। बस क्वेश्चन सॉल्व करते रहो, याद करने की कोई तरीके नहीं, बस देख करके लिखोगे ना तो एक ऐसा समय आ जाएगा कि अपने आप दिमाग में बैठ जाएगा।
ये सब आसान होती है, बहुत आसान, 3 ही होते हैं, इसको सब पहाड़ बना करके चलते हैं। सरसम का यही है। और इससे क्वेश्चन देखो, बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बढ़िया इससे पूछता है। क्वेश्चन कैसा पूछता है इससे? अच्छा क्वेश्चन पूछता है जी। अच्छा क्वेश्चन पूछने के बहुत तरीके होते हैं। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा जिसमें परमेयीकरण की जरूरत होगी, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा, इज इक्वल टू करके, लॉन्ग करके इज इक्वल टू करके शॉर्ट कहेगा कि इसको तुम क्या करो, प्रूफ करो, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में हमें उसी पार्ट से चलना है जिस पार्ट में बड़ा अंक दिया रहेगा, ठीक है, उसको चेंज करके छोटा। अब तुम बताओ, छोटा को बड़ा बदलोगे टाइम लगेगा कि नहीं? अगर वो बड़ा है उसको काट पीट करके छोटा कर दोगे, टाइम नहीं लगेगा, है कि नहीं? खींच करके बड़ा करने में आसानी की कटने में आसानी है? खींच करके आसानी है रगड़ाएगी क्या? अभी ज्यादा उत्तू रहेगा ना पानी में तो उसको खींचिए नहीं पाओगे, और वह उत्तू रहेगा ना तो काट पीट करके छोटी छोटी कर दोगे, ठीक है। तो हाँ, तो बढ़िया रहेगा तो उसको छोड़ कर सकते हो, ठीक है। तो उसको छोड़ करोगे ना तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब वो छोड़ रहेगा तो उसको क्या करोगे, दिमाग लगाओगे इधर से उधर, कहाँ गया रे तू, इसका आएगा तो वहाँ लिखोगे, फिर उसके बाद बड़ा करना है तुमको, कितने तरीके सोचना पड़ेगा। वो बड़ा रहेगा, धीमे धीमे फार्मूला लगाते जाओ, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो हमेशा बड़ा से छोटा, ठीक है, ऐसे प्रूफ करने के लिए। और परमेयीकरण में, परमेयीकरण का कंडीशन आता रहता है इसमें अधिक से अधिक, तो परमेयीकरण करना होता है। परमेयीकरण मतलब मीन्स ये होता है कि तुमको एक ऐसी संख्या से परमेय बना करके गुणा करना है जिसका ऊपर वाला अंक और नीचे वाला यानी कि आंसर सेम हो, ठीक है। तो उसमें अधिक से अधिक यही चीजें देखा जाता है कि जो हर है वो उसका ऐसे संख्या से गुणा किया जाए जो हर उसका मान क्या हो जाए, कम हो जाए, यानी कि हर की संख्या घटे, तो उसको परमेयीकरण ऐसे करोगे तो आसानी से हल हो जाएंगे। तो इसके क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्या क्वेश्चन ये दिया है, 1 + tan स्क्वायर a अपान 1 + cot स्क्वायर a। अब इसका मान निकलना है। अब देखिए भाई, ये सरसंख्या बेस पे पूरी तरह से क्वेश्चन है। तो 1 + tan स्क्वायर a सरसंख्या नंबर 2, या कोई भी सरसंख्या बोलो जी, उससे थोड़ी मतलब नंबर 2 1, बस 3 ही सरसंख्या, उसमें से कोई ना कोई सरसंख्या है जिसमें 1 + tan स्क्वायर a होता है। किसका है ये, किसका होता है 1 + tan स्क्वायर a? जल्दी बताओ किसका होता है? sec स्क्वायर a होता है। चलो याद कर लेना। 1 + cos स्क्वायर a किसका होता है? cosec स्क्वायर a किसका होता है? cosec स्क्वायर a, cosec स्क्वायर a, बहुत बढ़िया। अब देखो जी, sec स्क्वायर a अपान cosec स्क्वायर a। sec a को हम क्या लिख सकते हैं? sec a किसका उल्टा होता है? cos का, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/cos स्क्वायर a, सही है कि नहीं? और cosec स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं? हाँ, sin, 1/sin स्क्वायर a, सही है। समझ में आया इतना? अब देखो, अब इसको अगर हम ऊपर लेकर जाइएगा भाग के रूप में, गुणा में बदलना है, तो गुणा में बदलने के लिए अंश हर में बदल जाता है, हर अंश में बदल जाता है, वो अभी नीचे का। तो 1/cos स्क्वायर a ये आपका किसमें बदल जाएगा जी? 1/sin स्क्वायर है, तो sin स्क्वायर a by 1, sin स्क्वायर a by 1, इसका मान निकालना है। अब देखिए, इसको हम लिख सकते हैं sin a/cos a पूरे का होल स्क्वायर, डायरेक्ट लिख देते हैं, क्या स्टेप बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, sin a/cos a किसका फार्मूला होता है? जल्दी बताओ, पढ़ चुके हैं ये सब चीजें। tan a किसका होता है? tan a का वर्ग, इसको हम लिख सकते हैं tan स्क्वायर a, बस इसका मान यही है, tan स्क्वायर a। भाई आसान है। देखो ऐसे क्वेश्चन, अगर मान लो तुमको ऐसा क्वेश्चन दे कि sin a को sec a के पदों में ज्ञात, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? अगर मान लीजिए आपको दिया है कि sin a को किसमें चेंज करना है जी? sec a में, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो पहले सरसंख्या चलिए, आप ये भी आसानी से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। पहला सरसंख्या आपका क्या कहता है? पहला सरसंख्या ये कहता है कि sin स्क्वायर a और जो प्लस cos स्क्वायर a उसका मान क्या होता है? 1। sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a इसका मान क्या होता है जी? 1। यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि सरसंख्या से, इससे सरसंख्या से। तो यहाँ से बताइए, अगर cos स्क्वायर a अगर यहाँ पर दिया हुआ है तो cos स्क्वायर a का मान हम क्या लिख सकते हैं? cos स्क्वायर a को 1/sin स्क्वायर a लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। तो यहाँ से पहले आप क्या कर दीजिए, जो sin स्क्वायर a है इसको हम लिख सकते हैं 1 - cos स्क्वायर a, सही है कि नहीं? अब यहाँ sin a का मान बताइए, sin a का मान क्या हो जाएगा? sin a का मान आपका हो जाएगा √1 - cos स्क्वायर a, सही है। अब cos स्क्वायर a को क्या लिखेंगे? sec a में लिखना है ना, तो sec a के लिए 1/sec a लिख देंगे। cos का उल्टा क्या होता है? sec होता है कि नहीं? होता है। तो इसको लिख दीजिए सिंपली, sin a = लिख सकते हैं 1 - 1/sec स्क्वायर a, सही है कि नहीं?
समझ में आया? सेक ए के बस पदों में लिखना है जी, उसको बस सेक ए के पदों में बस कर दीजिए। देखिए साइन ए का मान कितना है, सेक एक पद में आ गया। आप यहाँ भी छोड़ सकते हैं, इसको आगे तक सॉल्व करेंगे तो क्या आ सकता है, देखिए अंडर रूट में इसको सॉल्व करिएगा, सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाई सेक स्क्वायर है कि होता है कि नहीं, हो जाएगा नहीं ये, यानी कि साइन ए का मान क्या आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपको सेक ए के पदों में बस ज्ञात करना रहेगा, सेक ए में बस लिख दीजिए, tan ए में ज्ञात करना है, tan ए के रूप में चेंज कर दिए, cot ए में cot के रूप में चेंज कर दीजिए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो सर संख्या बेस्ड ऐसे क्वेश्चन होते हैं। प्रूफ की बात होती है जहां तक की, तो बड़े से चलिए आप छोटे तक प्रूफ कर दीजिए, प्रूफ करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड लिख दीजिए, तो वो ऐसे सर संख्या बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। तो दोस्तों आप लोगों को इस चीज के बारे में समझ में आ गया होगा कि सर संख्या क्या होता है और इसका डेरिवेशन कैसे होता है, क्वेश्चन कैसे आएंगे, कैसे सॉल्व करना है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।